आगे देखो, न्यूमेरिकल है। फेराडेज लॉ पे मैंने स्टार्ट करवाए थे, उन्हीं में एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं आपको कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ, क्वेश्चन है ध्यान से देखो, एग्जाम में आए हुए हैं इस तरह के, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम इस तरह ब्रैकेट में आपको उसका मोलर मास मिलेगा, यानी एटॉमिक मास जो आपको कैल्शियम का दिया हुआ है ब्रैकेट में 40, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो n करके उसने दिया है कि 2 है, विल बी डिपॉजिट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten calcium chloride by a current of 3 ampere flowing for 2 hours। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो समझना है आपको। उसने कैल्शियम क्लोराइड दिया है तो आप इस तरह कैल्शियम क्लोराइड लिखोगे कि ये डिसोसिएट हुआ कैल्शियम और क्लोरीन के अंदर। समझ में आ गया? हम जानते हैं कि अगर 1 मोल कैल्शियम निकलेगा तो कितनी फेराडे लेगा, कितनी लेगा भाई? है 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी लेगा। कितनी? 2 फेराडे। कब? जब 1 मोल कैल्शियम है डिपॉजिट होगा। समझ में आ गई? ये हम जानते हैं। अब ये कह रहा है कि कितने ग्राम कैल्शियम निकलेगा। समझ में आ गया? तो हमें जो दिया है वो क्या दिया है कि 1 मोल जो कैल्शियम है उसका मोलर या एटॉमिक मास कितना दिया है? 40 ग्राम। और 40 ग्राम कब निकलेगा? जब क्या होगी? 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। समझ में आ गया? 2 फेराडे का मतलब क्या है? 2 इंटू 96,500 कूलम। समझ में आ गया? तो मतलब इतने कॉलम इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, ठीक है, तब जाके 40 ग्राम कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, अब ये इसने बताया ना कि कितने ग्राम, कितने कॉलम आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है। इसने अपने को कह दिया कि 3 एम्पियर करंट पास किया जा रहा है। कितने टाइम के लिए? 2 आवर्स के लिए। समझ में आ गया? तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? 3 एम्पियर, और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 आवर। तो हम इसको सेकंड में बदलेंगे। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएंगे 7200 सेकंड। समझ में आ गया? हमें क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? तो हम जानते हैं आई होता है क्यू बाई टी के, तो क्यू कितना हो जाएगा? आई इंटू टी, क्योंकि हमें कूलाम में इलेक्ट्रिसिटी देखनी है कि कितनी कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है। तो जितने कॉलम मिलेंगे, जैसे आई आपको 3 दिया है और टाइम कितना दिया है ये, ठीक है, तो कितना आ गया? 21,600 कूलम। तो यानी हमारे पास जो करंट है वो इतना है, और ये कह रहा है इतना करंट पास करोगे तो जाके 40 ग्राम कैल्शियम मिलेगा। तो आप बता दोगे ना कि 2 घंटे जितना करंट पास किया उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी, यानी
2 घंटे जो करंट पास किया उससे कितना सब्सटेंस मिलेगा, बता दोगे? देखो कितना मिलेगा, हमें पता है कि जब हम 193,000 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 40 ग्राम कैल्शियम मिलेगा। 1 करोगे तो 40/193,000 आ गया। और अगर आप पास कर रहे हो कितने 21600 कूलम तो कितना आ जाएगा 40/193,000 इंटू 21600। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, ग्राम के अंदर मिलेगी। तो कितना आ गया, 0 से 2 0 कैंसल, ठीक है, 1 0 से ये हो गया। अब इसको सोल्व करो, कितना आएगा, देखो अपने को दिए 216, मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 4 से, जो आया उसको डिवाइड कर दो किससे, 193 से, तो कितना ग्राम आ गया, 4.4767 ग्राम। तो इतना ग्राम क्या होगा, कैल्शियम मिलेगा। समझ में आ गई बात, कोई डाउट? एन इसने ये गिवन में होगा, ये चार्ज को दिखा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। समझ में आ गया, या कितने लॉस कर सकता है। अगर आपसे यहीं पे क्लोरीन पूछ ले तो अगर आपसे क्लोरीन पूछ ले, बना तो कैल्शियम ही है ना अकेला, अगर आपसे पूछ ले कि क्लोरीन कितनी निकलेगी, बता दोगे? हमें पता है अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के अकॉर्डिंग अपने पास क्या आया, 2Cl नेगेटिव है, ये टूटेगी तो क्या देगी, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है। तो हमें पता है सेम फेराडे चाहिए, कितनी, 2 फेराडे। और जब 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कितनी क्लोरीन निकलेगी, 1 मोल। 1 मोल क्या मिलेगी, Cl2 मिलेगी। समझ में आ गया? क्यों, क्लोरीन हमें पता है एटॉमिक स्टेट नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकलती है, Cl2 की फॉर्म में निकलेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो एक Cl2 मतलब 1 मोल क्लोरीन की बात हो रही है, और 1 मोल क्लोरीन कब निकलेगी, जब 2 फेराडे मतलब 193,000 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। सेम वही कंसेप्ट लग गया ना, 193,000 अगर पास करोगे तो 1 मोल क्लोरीन निकलेगी। और अगर आपसे क्लोरीन गैस है, गैस का क्या पूछते हैं, वॉल्यूम पूछते हैं, क्या पूछते हैं, वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल का, आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, कितना होता है, इतने ml। समझ में आ गया, कितने निकलेगी, 22,400 ml निकलेगी। समझ में आ गई? और अगर 1 किया जाए तो कितने ml निकलेगी, इसको डिवाइड कर देंगे, और हमने कितना पास किया था, इतने कॉलम पास करेंगे तो 22,400/193,000 इंटू 22,400। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, है अच्छा, कितना है ये, ठीक है। तो 1 मोल में कितने ml होते हैं, लीटर कितने होते हैं, 1 मोल 22.4 लीटर नहीं होते, ठीक है। ml में बदलोगे तो 22,400 बन गया ml, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसल। अब इसको सोल्व कर लो, कितना है, जो अपने को दिए 22, ठीक है, 40 इंटू 216, जो आया उसको डिवाइड करना है किसने से, 193 से, कितना आ जाएगा, 2506, कितना आ जाएगा,
2506.9 ml आ जाएगा। इतने ml क्लोरीन गैस निकलेगी। क्लियर है? हो जाएगी सारे क्वेश्चन। अरे ये नोट नहीं करना, ये वैसे ही मिल जाएगा, नोट के लिए टाइम वेस्ट ना करो। समझ में आ गया? आगे देखो नेक्स्ट। देखो ये न्यूमेरिकल इस टाइप के ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके आगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम कंसेप्ट कर रहे थे वो कौन से कर रहे थे? हमने पढ़ लिया क्या? हमने फेराडेज लॉ पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया। उसके बाद शायद आपको दे रखी है कुछ टर्म्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई बात? तो फेराडेज लॉ के बाद ये न्यूमेरिकल्स हो गए आपके। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के इंपॉर्टेंस दिए। क्या दिए? इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ लिया, फेराडे लॉ पढ़ लिया। तो इसके आगे देखो क्या दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या फायदे हैं उसकी बातें की गई है। तो नंबर फर्स्ट ये है कि मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनके एक्सट्रैक्शन में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का। दूसरा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ानी है, परत चढ़ानी है। ठीक है, तो वहां यूज होगा। हाइड्रोजन क्लोरीन जैसी गैसों के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है, पता है, नॉर्मल सी बात। रिफाइनिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी मेटल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। मतलब आपको प्योर मेटल निकालना है कोई इम्प्योर मेटल में से, तो उसकी क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, फिर आता है केमिकल लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया? निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण पढ़ा है क्या? वही है ये। समझ में आ गया? अब देखो इसके अलावा अब आपको जो टर्म दिए है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। सबसे पहले आपने फिजिक्स में पढ़ा है, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ओम्स लॉ पढ़ते हुए आ रहे हो ना। ये कह रहा है अगर कोई कंडक्टर है उसमें अप्लाइड वोल्टेज जो आपको दे रखी है, ये आपको कोई वायर दे रखा है जिसको आप कंडक्टर लेके चलते हो। ये कह रहा है कि अगर इसमें अप्लाइड वोल्टेज की बात की गई तो वो दे दिया E, और ये कह रहा है इसमें से जो करंट पास किया जा रहा है वो पास किया जा रहा है I। तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा तो वो किसके इक्वल होगा? E अपॉन I के। ये आपने फिजिक्स में काफी बार पढ़ा है ना, ओम्स लॉ, कि व्हेन ए करंट is passed through the two end of a conductor having a potential difference। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम यही पढ़ते हैं ना कि the potential difference developed between the two end of a conductor is directly proportional to the quantity of electricity flow through it। कि जितना करंट पास करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द टू एंड ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू ए कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करेंगे, ठीक है, तो यानी किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो किसके इक्वल होता है? किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। ये पढ़ा है ना आपने। तो इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो क्या लगता है? आर लगता है ना। तो आर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। क्या ये? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया? रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? पढ़ा है ना 10th में, 10th वाला है ये, प्रतिरोध। ठीक है, यानी रेसिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? ई अपॉन आई के। तुम वी मत यूज करना, केमिस्ट्री में वी नहीं लगता। ठीक है, मैं भी लिखवा सकता था वी इक्वल टू आई आर, मैं जानता हूं, छाने नहीं बनना। ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास ही रखना। ठीक है, वहां पे
यहाँ पे V है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी या कुछ और बन जाएगा, तो वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। V लिख दिया तो कि ये आपने क्यों यूज किया है। क्लियर है? तो अब देखो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई? रेसिस्टेंस की यूनिट जानते हो ना, ओम्स के अंदर लिखते हैं। किस में लिखेंगे? ओम, जिसका साइन क्या होता है? ये होता है। या इसका दूसरी यूनिट क्या लिखते हैं? साइमन, पर साइमन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? कर लोगे? तो ये है साइमन। ये हो गया आपका क्या? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के बाद हम पढ़ते हैं क्या? कंडक्टेंस। क्या पढ़ते हैं? ठीक है। तो कंडक्टेंस वगैरह देखो क्या दिया हो आपको। एक मिनट रुको। ठीक है, तो कंडक्टेंस में देखो क्या दिए है। कंडक्टेंस या कंडक्टर की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कोई भी मटेरियल जो क्या करे, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। समझ में आ गया? कि जो सबस्टांस क्या करे, सबस्टांस विच अलाउ किसको अलाउ करे? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टू पास थ्रू देम, जो खुद में से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट? तो कंडक्टर क्या होते हैं? कितने टाइप के पढ़ते हैं? कितने टाइप के पढ़ते हैं कंडक्टर? है? कहाँ है? ठीक है, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, दो तरह के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर या इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ गया? और दूसरा अपने को कौन सा दे रखा है? इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बोलते हैं? या इनको हम क्या बोलेंगे? आयनिक कंडक्टर। एनी डाउट? नहीं है ना? दूसरे तो इंसुलेटर होते हैं जो करंट को पास नहीं होने देते। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर किसको बोलेंगे? जिनमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसके कारण होगा? किसके कारण होगा? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण। समझ में आ गया? उसमें मेटल या कोई मैटर, मैटर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। किसमें कोई चेंज नहीं आएगा? मैटर के अंदर। नो चेंज इन मैटर। मैटर का मतलब जो भी आपने लोहा, सोना, चांदी कुछ लिया है, करंट उसमें से पास हो गया, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटेलिक कंडक्टर। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर कौन से होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण फ्लो करेगी? किसके कारण फ्लो करेगी? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस की मूवमेंट के कारण जब करंट पास हो तो उसको क्या बोलेंगे? आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमें पता है मैटर का क्या होगा? मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, मैटर टूटेगा। समझ में आ गया? मैटर का क्या होगा? क्योंकि जब आपने करंट पास किया तो कोई न कोई इलेक्ट्रोलाइट आयन में टूटेगा और उन्हीं आयंस की मूवमेंट के कारण क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई डाउट? अब इसने बताया, हम पढ़ रहे थे क्या? कंडक्टेंस। क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होगी? ये होगी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। समझ में आ गया? तो कंडक्टेंस को जी से लिखते हैं, तो जी किसके इक्वल है? 1/r के। समझ में आ गई? ठीक है, कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस।
और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो रेसिस्टेंस की ओम होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, पर ओम। समझ में आ गया, क्या हो जाएगी, या इसको हम क्या लिखेंगे सीधा साइमन से एस लिख देंगे, ठीक है। किसकी यूनिट होगी, साइमन या पर ओम है, कंडक्टेंस की। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। तो यही कंडक्टेंस जो होती है उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में देखो पूछा जाता है कि कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे इफेक्ट डालते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट में से जब करंट पास होगा, तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, फैक्टर्स। क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे इफेक्ट डालते हैं। नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपने इलेक्ट्रोलाइट पढ़े हैं ना, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़े थे, ठीक है। तो आपने दो तरह के पढ़े थे, कौन कौन से, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था। तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे उनका 100% डिसोसिएशन हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा कंडक्शन करेंगे, सीधी सी बात है, ज्यादा आयन बनेंगे। और ये क्या हो रहे हैं, पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनका कंडक्शन कम होगा, क्या होगा, लो कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे, किसकी कंपैरिजन में, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंपैरिजन में। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें। सेकंड फैक्टर हम देखते हैं कंसंट्रेशन। क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन को देखते हैं। ये कह रहा है कि अगर हम क्या करें, कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तो हमें पता है नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन है, इंट्रा आयनिक इंटरेक्शन है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, तो उससे क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, क्योंकि आयन आपस में जुड़ेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई तो आयन को फ्री स्पेस नहीं मिलेगा ना ऐसे इधर उधर जाने के लिए, वो आपस में टकराएंगे, तो इंट्रा आयनिक इंटरेक्शन बढ़ रही है तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। क्लियर है। तीसरा फैक्टर कौन सा दिया है, टेम्परेचर। क्या दिया है, ये कह रहा है अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं, क्या करें, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे क्या होगी, आयनाइजेशन बढ़ेगा। क्या होगा, आयनाइजेशन है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या होगा, बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ गया, कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। एनी डाउट। नंबर फोर्थ देखो क्या दिया है, साइज ऑफ आयन। क्या दिया है, आयन, और अगर आपसे कहे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन, ठीक है। अगर साइज और विस्कोसिटी बढ़े, अगर ये दोनों बढ़े तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बड़े हो गए तो आयन आपस में टकराएंगे, ठीक है। आपस में जब आयन टकराएंगे बड़े साइज के तो उनकी मूवमेंट कम होगी। और विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, मतलब फ्री स्पेस नहीं मिल रहा किनको, आयंस को, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया। पांचवा फैक्टर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की क्या दी है, पोलैरिटी। क्या दी है, अगर कोई पोलर सॉल्वेंट दिया है, क्या दिया है, पोलर सॉल्वेंट दिया है, तो उससे क्या होगा, वो आयनाइजेशन को बढ़ाएगा। क्या करेगा, आयनाइजेशन जो होगा किसका,
इलेक्ट्रोलाइट का, उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, समझ में आ गई? तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एनी डाउट? हो जाएगी ना? फैक्टर क्लियर? ठीक है, दो बातें बताइए। ये फिजिक्स वाली टर्म है, इनमें क्या प्रॉब्लम है, रेसिस्टिविटी ये समझा रहा हूं। चलो यहां तक कराना।